आप सभी, मैं आपका स्वागत करता हूं माइट इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं 11th क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे एसेट 2 यानी कि एसेट 2 के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर हमारा होगा फाइनल अकाउंट्स। चलिए तो फाइनल अकाउंट्स के बारे में आपको समझाता हूं। फाइनल अकाउंट्स में हम दो पार्ट में फाइनल अकाउंट को करेंगे, जिसमें एक पार्ट जो हमारा होगा वो होगा विदाउट एडजस्टमेंट को लेकर, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा विद एडजस्टमेंट, ठीक है। एक हो गया हमारा विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा हो गया विद एडजस्टमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट वाला पार्ट को हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं फिर मैं फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट वाला पार्ट। देखिए गाइस, आपको पता ही होगा बिजनेस में फॉर्म्स आपने आई होप पढ़ लिया होगा अब तक 12th क्लास की बिजनेस में भी, कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किस किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला जो बिजनेस किया जाता है वो होता है वन सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में एकाकी व्यापार भी बोलते हैं। एकाकी व्यापार जिसकी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो सारा उसी के हिस्से में, और अगर लॉस होगा तो भी उसको सहना पड़ेगा, यानी कि कह सकते हैं हम एक तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी उस पर्सन की। तो अक्सर जो वन सोल प्रोप्राइटर जो होता है, उसमें जो सबसे पहले अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, उसमें 3 तरीके के अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। अब जब एक पर्सन से जब बहुत ज्यादा 2 या 2 से अधिक पर्सन बन जाते हैं, तो वही दूसरा बिजनेस का फॉर्म चेंज हो जाता है, फिर वो फॉर्म हो जाता है बिजनेस का पार्टनरशिप, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो पढ़ रहे हैं वन सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एकाकी व्यापार होगा, ठीक है। एकाकी व्यापार में जो हम यहाँ पर ध्यान देंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ रूल्स बताऊंगा, उसे थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट्स में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। देखिए कोई भी पर्सन जब व्यापार करता है यानी कि बिजनेस करता है, तो उसका पूरा हक बनता है कि उसको साल के अंत में पता लगना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितना है और लॉस हुआ है तो हुआ कितना है, ठीक है। ये 2 चीजें पता लगना बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में, कि जो भी पर्सन बिजनेस को ओनर कर रहा है, मतलब ओनरशिप जिसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम इसमें कंसीडर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर करेंगे, ठीक है गाइस। तो देखते हैं क्या क्या आता है फिर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। मेरी जो वीडियो चलने वाली है गाइस, मैं पहले बता दूं, 2 पार्ट में चलने वाली है। एक पार्ट में कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर शो करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और जो दूसरा पार्ट होगा मेरा, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस में आपको पेंसिल और क्या कहते हैं बुक्स के हेल्प से कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर ये संभव नहीं है कि हम अकाउंट्स के सारे सॉल्यूशन कर पाए। आप भी जानते हैं सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बिग होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के, जो कि व्हाइट बोर्ड पर कराना नामुमकिन होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का सहारा केवल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए करूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। आप देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट ये जरूर लिखना ना भूलें, ठीक है, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसे जो नहीं लिखेगा गलती कर देगा, तो 1 नंबर बिना फालतू का कटवा जाएगा अपना, जबकि कुछ नहीं है लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो मैं कहूं 1 अप्रैल 2021 जो सेशन था हमारा, और इसका अंत हुआ था 31 मार्च 2022 में होगा, ठीक है। तो उस सेशन में अगर मैं 1 अप्रैल 2021 में अपने अकाउंट्स में चेक करता हूं, मैं पाता हूं कि मेरे पास जो स्टॉक्स हैं, यानी कि साल के शुरुआत में आपके पास जो भी सामान है, जो भी सामान आपका बचा हुआ है, वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है साल के स्टार्टिंग पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई गोदाम है, और उसमें मैं आपके सामान कैलकुलेट करता हूं, और 1 अप्रैल को मैं पाता हूं कि आपके पास जो है 20,000 के स्टॉक है, 30,000 के स्टॉक है, 30,000 का सामान है, तो वो जो स्टॉक होगा हमारा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है।
दूसरी चीज शामिल करेंगे यहाँ पर परचेजेस। परचेजेस देखिए व्यापार में क्या होता है, कुछ सामान हमारे पास स्टार्टिंग होता है, फिर हमें उसके अलावा परचेज भी करना होता है, ठीक है। कुछ सामान हम परचेज करते हैं, क्योंकि बिजनेस का उसूल क्या होता है, कहीं से परचेज किया, प्रॉफिट कमाया, कहीं और सेल कर दिया, इससे इसके बीच जो प्रॉफिट हो जनरेट होगा वही प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इनकम होती है एक तरीके से एक बिजनेसमैन के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक और सेकंड यहाँ पे परचेजेस। अब परचेजेस में से यहाँ पर जो माइनस होगा वो क्या होगा, परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर परचेज रिटर्न ना लिखकर रिटर्न आउटवर्ड लिखूंगा, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखे ओपनिंग स्टॉक, देन यहां पर अंदर यहां पे क्या लिखूंगा, परचेज की जो वैल्यू होगी, और इसमें से माइनस कर दूंगा रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न। अच्छा ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं नेट परचेज। क्या बना रहे हैं, नेट परचेज। तो अगर आपसे कोई पूछे नेट परचेज क्या होता है, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो इन दोनों में से जो नेट ये परचेज जो भी आपका होगा, और उसमें से जो भी आप सामान लौटा दोगे, मान लीजिए डिफेक्ट होगा उसमें या कुछ भी होगा, आप जो भी परचेज करोगे उसमें से कुछ सामान लौटाओगे भी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप सारा का सारा जो बल्क में सामान लेकर आ रहे हो वो सारा का सारा सही होगा, कुछ कभी भी ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आपको कुछ सामान लौटाना पड़ता है, तो परचेज रिटर्न, तो वही परचेज रिटर्न होता है जिसको रिटर्न आउटवर्ड हम कहते हैं। तो परचेज में से माइनस करना में रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। वही दूसरी ओर हम यहां पर चले तो यहां पर होगा बाय सेल्स। देखिए जिस तरीके से हम परचेज करते हैं, मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेस परचेज और सेल पर रखा जाता है सबसे ज्यादा, तो परचेज, ठीक है, आपने कुछ सामान परचेज किया, फिर आप उसको सेल करोगे, ठीक है। तो सेल करोगे तो उसमें से जरूरी नहीं है कि जो आपने सारा का सारा सेल किया वो उसके पास आपके पास वापस आ जाए, थोड़ा कुछ हिस्सा तो वापस आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जितना भी आपने सेल किया है वो सारा का सारा बिकी जाए, कुछ डिफेक्ट आ सकता है आपके बिके हुए सामान में, तो माइनस कर देंगे इसमें से क्या, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं जानबूझ के लिखता हूं, देखो ये, क्योंकि सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न तो सब जानते हैं, अब इसका दूसरा वर्ड है उसको समझो, वो क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है यहाँ पर सेल्स रिटर्न। क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फाइनली जो बाहर आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ आउटपुट को यहां डाल देंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यह क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि साल के स्टार्टिंग पर, जब मैं लिख देता हूं, देखिए 1 अप्रैल 2021, मान लीजिए 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल 2021 में आपके पास जो सामान पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और वही क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च साल के अंत पर मैं कैलकुलेट करता हूं और मैं पाता हूं मेरे पास कितने के सामान बचे हैं, उससे मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है गाइस। अच्छा इसमें एक चीज मैंने लिखी नहीं, क्या नहीं लिखी, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में, चलिए मैं बता देता हूं। वो मैंने लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, तो चलिए वो भी बताएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बिस्किट बनाने हैं, ठीक है, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा चीनी, मैदा, ठीक है, चीनी, मैदा और क्या कहते हैं और क्रीम्स वगैरह जो भी यूटिलाइज होंगे बिस्किट को बनाने में। तो ये सभी चीजें मिलाकर, ये सभी चीजें मिलाकर एक बिस्किट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो जिस बिस्किट को बनाने में जो डायरेक्ट हम मैदा खरीद के ला रहे हैं या चीनी खरीद के ला रहे हैं या कुछ और खरीद के ला रहे हैं, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजों पर जो खर्चा हो रहा है ना, जो खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और मान लीजिए उस बिस्किट को हमने मान लीजिए सेल्स मार्केटिंग करके हमने टीवी पे उतार दिया, और उसको मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए उसका शाहरुख खान कर रहा है बिस्किट का, तो अब देना तो शाहरुख खान को भी पैसा पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या जो भी मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आखिरकार वो, तो वो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वो खर्चा तो उस पर भी हो रहा है, तो क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, नहीं वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम कवर कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल या आप बोल लीजिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने बोला था ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है हमारी सारी एक्सपेंसेस, तो जितने भी किसी भी चीज को बनाने, किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं गाइस। आई होप बात समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट एक्सपेंस,
तो जैसे हमें बिस्किट बनाना था, तो बिस्किट के बनाने के लिए हमने मैदा पे पैसा खर्च किया, या मान लीजिए क्रीम पे पैसा खर्च किया, चीनी पे पैसा खर्च किया, तो वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरीके से जब भी हम किसी फैक्ट्री में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोडक्शन को डायरेक्ट, उस प्रोडक्शन पे होने वाले जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम फेस करते हैं ना गाइस, वही डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर हम शो करते हैं। अब वो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लिख दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है गाइस। तो फाइनली इतना सब कुछ जब हम कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर टोटल करते हैं। क्या करते हैं? टोटल करते हैं यहाँ पर। और टोटल करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होना होता है या लॉस होना होता है, पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो क्या छोड़ेगी, जैसे मान लीजिए सपोज क्रेडिट साइड हमारी 10 लाख की है, मान लीजिए सभी मैंने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट की, सभी इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने पर मान लीजिए मेरा यहाँ पर टोटल जो है क्रेडिट साइड का बड़ा आता है, वो आता है 10 लाख। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी वाली साइड होगी उसको दोनों तरफ फिल कर देना होता है, यानी कि यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, 10 लाख लिख दूंगा। अब मान लीजिए जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए थे डेबिट साइड में, ये मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख ये हुए होंगे, तो 3 लाख मान लीजिए हमारे टोटल क्या हुए, 3 लाख के हमारे मान लीजिए कुछ खर्चे वगैरह जो भी डेबिट साइड का टोटल किया 3 लाख आया, ठीक है। अब 10 लाख में से 3 लाख गए तो कितने बचे, 7 लाख। तो 7 लाख का क्या क्या है, सीधा सीधा प्रॉफिट है। वो क्या है, वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 7 लाख का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है गाइस। ये ग्रॉस प्रॉफिट, इससे पता लग जाएगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को सभी मीट करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है गाइस, ठीक है। अगर कब प्रॉफिट होगा, जब ये वाली साइड बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हुई होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, तो वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी गाइस। क्या देकर जाएगी, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब भैया ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या होता है, तो चलिए वो भी बताएंगे, ठीक है। वो आपको देकर जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट जब क्रेडिट साइड हमारी बड़ी होगी। तो और मान लीजिए हमारी डेबिट साइड बड़ी है, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा फिगर को मिटा देता हूं। ये मान लीजिए अब 10 लाख ये वाली साइड आती है हमारी, ठीक है, 10 लाख हमारी ये वाली साइड आती है। तो मैंने बताया था जैसा कि जो साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ फिल की जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे भी 10 लाख मैंने फिल कर दिया, और मान लीजिए इस बार मेरे जो खर्चे थे वो तो देखो 10 लाख थे, ठीक है, खर्चे मेरे सारे 10 लाख के थे, यानी कि बड़ी साइड ये थी, तो मैंने दोनों तरफ फिल की। अब दोनों तरफ फिल करने के बाद क्या होता है गाइस, जो क्रेडिट है, जो हमारी क्रेडिट साइड है, वो क्रेडिट साइड हमारी कितने की आई, 3 लाख की। तो इस केस में आप खुद देख लीजिए, डेबिट खर्चे वगैरह वगैरह ये सारे बड़े, और क्रेडिट इनकम रेवेन्यू ये सारी कम। तो क्या आएगा गाइस, दिमाग लगाइए, क्या आएगा, लॉस ही आएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बाय ग्रॉस लॉस, ये ग्रॉस लॉस लिख देंगे, ठीक है। ग्रॉस लॉस कितने का आ जाएगा गाइस, 7 लाख का। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर जो आप परचेज करके आए वो परचेज, नेट परचेज आपको पता ही लग गया होगा, नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बोले तो रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे, इधर सेल्स करने के बाद जो भी आपका जो अभी आपने सामान देखा है उसका रिटर्न माइनस कर देंगे, बाहर आ जाएगी हमारी क्या, नेट सेल। तो यहां से नेट परचेज का पता लग गया हमें, परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड, इधर से हमें सेल्स का पता लग गया गाइस, सेल्स का क्या पता लगा, नेट सेल, ठीक है, सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड यानी कि नेट सेल, ये नेट सेल निकल गई, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। और आई होप आपको पता ही लग गया होगा ग्रॉस लॉस कब होना है और ग्रॉस प्रॉफिट कब होना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, जो मैंने आपको दिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे, आई थिंक आपको याद होंगे। तो मैंने बताया था मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को आपको अलग से बताऊंगा। तो देखिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट ये सारी, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है, तो चीनी, मैदा, क्रीम की सहायता से आप बिस्किट बना रहे हैं। तो जो आप चीनी को खरीदने में या मैदा को खरीदने में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसका, बिस्किट का। तो बिस्किट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी हम आइटम्स को डायरेक्टली प्रोप्राइटर फेस कर रहा है, वो सभी एक्सपेंसेस गाइस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ठीक है।
वो सभी एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है। अब वो मान लीजिए मार्केटिंग में चला जाता है और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए बिस्किट को हम एडवर्टाइज कराते हैं और मान लीजिए ओरियो का बिस्किट बन के तैयार होता है जिसका ऋतिक रोशन ऐड करता है, तो हम ऋतिक रोशन को भी उसके प्रमोशन के लिए पैसे देते हैं क्योंकि उसने हमारा प्रमोट किया है प्रोडक्ट को। तो क्या वो प्रमोशन के लिए किया गया एक्सपेंस, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा गाइस? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सीधे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वही हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गाइस क्या क्या है हमारा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा कैरेज और फ्राइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाने का खर्चा, ठीक है, आप मान लीजिए आटा वगैरह जो भी सामान है, मेटेरियल, कोई भी जिस भी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको लाने का खर्चा, ठीक है। ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ऑक्ट्रॉय क्या होता है भैया? चुंगीगढ़ क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रॉ मटेरियल को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब रॉ मटेरियल जा रहा है वो, क्योंकि सीधी सी बात है आपका जो रॉ मटेरियल है जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो दिल्ली में मिल जाए, वो कहीं दूर से आ रहा होगा, और दूर से आ रहा होगा तो मान लीजिए स्टेट को पार करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आएगा, तो उस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा गाइस, जिसे हम बोलते हैं चुंगीगढ़। तो ये ऑक्ट्रॉय वही होता है, ठीक है, वही एक्सपेंस होता है, तो ये भी डायरेक्ट फेस किया जा रहा है। कैरेज इनवर्ट वही चीज हो गई। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देखिए गाइस, मैंने बताया था आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जितने भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, बट किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर से करने से रिलेटेड, ठीक है। वेजेस और वेजेस एंड सैलरी, वेजेस का मतलब होता है गाइस मजदूरी, ठीक है, मजदूरी जो मान लीजिए सामान ला रहा है, या मजदूरी सैलरी जो आप पे कर रहे हो किसी पर्सन को, कोई पर्सन आपके यहाँ काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आप उसको उसकी वेजेस या सैलरी पे कर रहे हो भाई। पावर फ्यूल देखिए, जो बिजली लगती है या फ्यूल लगता है क्या कहते हैं किसी मशीन को चलाने के लिए, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं डे बाय डे के, फैक्ट्री का रेंट हो गया गाइस, फैक्ट्री में लगने वाली लाइट हो गई, लाइट का भी खर्चा होता है गाइस, ठीक है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज क्या होता है भैया? देखिए रॉयल्टीज होता है एक तरीके के, हम किसी भी राइट्स को खरीदने के लिए जो पेमेंट करते हैं, राइट्स मतलब, देखिए रॉयल्टीज क्या होता है मैं बताता हूँ रॉयल्टीज का, स्टार डाल दीजिए। रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज को बनाने का तरीका आपके पास है, ठीक है गाइस, आपके पास है, आपको पता है कि वो कैसे बननी है चीज, रॉयल्टीज, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मुझे वो तरीका आपसे लेना है, तो मैं उसके लिए आपको क्या करूंगा, एक रॉयल्टी पे करूंगा। जैसे आपके मान लीजिए टीएस ग्रेवाल है, ठीक है, टीएस ग्रेवाल को क्या है, राइट्स मिला हुआ है, टीएस ग्रेवाल को क्या मिला हुआ है, आपकी बुक्स में, आपकी बुक्स बनाने के लिए, आपकी बुक को प्रिंट करने के लिए राइट मिला हुआ है, ठीक है, तो उसने रॉयल्टी पे करी होगी उसके लिए भी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टीएस ग्रेवाल के लिए मैं, टीएस ग्रेवाल की कोई मान लीजिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे टीएस ग्रेवाल को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी का मतलब गाइस बस आप इतना मान लीजिए कि किसी भी चीज को बनाने का तरीका आपके पास है, ठीक है, और मेरे पास वो तरीका नहीं है और मैं आपको उस तरीके को यूज करना चाहता हूं, तो मुझे आपको एज अ रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, वही रॉयल्टी होती है, ठीक है गाइस। अब मैं बात करता हूं थोड़ा एडजस्टेड परचेज की। देखिए एडजस्टेड परचेज क्या होता है, कभी कभार आपको एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला देख लीजिए पहले, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि एडजस्टेड परचेज दे देते हैं, तो जब ध्यान रखना है जब भी आपको एडजस्टेड परचेज दिया जाएगा तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स को नहीं लेना होता, ठीक है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही कंसीडर होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी शामिल होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसलिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग लेने की जरूरत नहीं होती गाइस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लीजिए क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वही निकाल रहा है। और दूसरा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख की सेल करी, ठीक है, 10 लाख की सेल करी जिसमें आपने मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब 9 लाख रुपए की आपकी वो लागत बनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि किसी भी मान लीजिए गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने 9 लाख रुपए यहाँ पे क्या करे, खर्च करे और उस पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ओवरऑल आपने वो सामान 10 लाख का बेचा, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसको भी बता दूंगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। देखिए मटेरियल कंज्यूम मान लीजिए आपके पास ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2021 बोल सकते हैं, हाँ 1 अप्रैल 2021 में मान लीजिए आपके पास कोई फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, ठीक है गाइस। अब आपने क्या करा, 50,000 का फर्नीचर पूरे साल में किसी भी समय लिया है वो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सितंबर में लिया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ठीक है, तो 1 लाख का फर्नीचर मान लीजिए 50,000 का फर्नीचर और लिया है, ठीक है, 50 तो 150 हो गया गाइस। अब मैं बोल रहा हूं अंत में आपके पास जो बच रहा है फर्नीचर वो कितने का बच रहा है, 10,000 का बच रहा है। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको, ठीक है। आप यहाँ ये दिख रहा होगा आई थिंक आपको, ये देखिए जैसे मान लीजिए पूरा फाइनेंशियल ईयर चलता है गाइस हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, ठीक है, 31 मार्च का।
तो इस दौरान मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने फर्नीचर लिया 1 लाख का, ठीक है। अब मान लीजिए आप बीच में कहीं एक और कुछ परचेज कर दो, जैसे मान लीजिए आप अगस्त में परचेज कर रहे हैं, अगस्त में मान लीजिए आपने 50,000 का और परचेज कर लिया, क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है गाइस। और साल के अंत में आते आते वो चीज आपके पास कितने की बची, मान लीजिए 40,000 की बची, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, 1 लाख का आपके पास सामान था, फिर आपने 50,000 का और परचेज किया, तो यानी कि आपके पास किसी ना किसी साल इस पूरे टाइम पीरियड में एक 50 का फर्नीचर हो गया होगा किसी टाइम पर। लेकिन जब मैं अंत में आके देखता हूं तो मेरे पास 40 ही बचता है। इसका मतलब कितना मटेरियल मेरा कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, कितना फर्नीचर मेरा कंज्यूम हो चुका है। तो वो कितना हो जाएगा बताइए, 150 में से 40 बचे, यानी कि आपका 1/10 का कंज्यूम हो चुका होगा गाइस, ठीक है। 1/10 का कंज्यूम हो गया होगा, हाँ 1/10 का कंज्यूम हो गया होगा। तो देखिए कहीं फॉर्मूले कहीं से नहीं आते, ये फॉर्मूले हमारे बेसिक लाइफ पर ही है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका ये हो गया, परचेज आपका ये हो गया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका फाइनली जो बचा। तो बस यही मटेरियल कंज्यूम होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको पता लग गया होगा, एडजस्टेड परचेज का मैंने आपको बता ही दिया। एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों शामिल होते हैं, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ये सभी होते हैं गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को मैं भी यही खत्म करता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइस, ठीक है। और मैं आने वाले पार्ट्स में, यानी कि जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको कराऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हो गया आई थिंक, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है गाइस, ठीक है। मानता हूं मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, मैंने इतना टाइम लिया है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइम लगता है गाइस, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।